Okay, good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So today's we will cover two topic. First, how to trace recursive function and how to solve recurrence relation. आपने सी में देखा होगा कि किस तरह से एक रिकर्जन, उसका जो कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का, कि एक फंक्शन अपने ही आपको कॉल करता है. तो एक रिकर्सिव फंक्शन का नेचर कैसा होता है उसको हम किस तरह से ट्रेस करेंगे. उसके लिए हमारे पास दो मेथड होगी. दोनों मेथड को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. देखेंगे दोनों मेथड किस तरह से एक रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करती है, और फिर उसी से हम ये सीखेंगे कि किस तरह से रेकरेंस रिलेशन बनता है और उस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है. इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. How to trace a recursive function. यदि हमें रिकर्सिव फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसे ट्रेस कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक एल्गोरिथम पहले लिख लेते हैं. void test integers n if n is greater than 0, then print something and call itself for n minus 1 time. तो हमारे पास एक एल्गोरिथम है, एक पीस ऑफ प्रोग्राम कोड है जहां पर हमने एक टेस्ट फंक्शन को लिया हुआ है जिसका नेचर रिकर्सिव है. रिकर्सिव हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि एक फंक्शन n पैरामीटर के लिए चलता है और बार बार कंडीशन चेक करने पर वो बार बार अपने आप को ही कॉल करता रहता है. और सी में यदि आपको याद हो तो रिकर्जन भी यही टेक्निक थी कि कोई एक फंक्शन अगर अपने आप को कॉल मल्टीपल टाइम्स करता है तो वहाँ पे रिकर्जन आ जाता है. तो यहाँ पर हमने एक रिकर्सिव कॉल लिया हुआ है, void test integer n if n greater than 0 प्रिंट एफ, n की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर फंक्शन अपने आप को n-1 के लिए कॉल करेगा. सो हर बार n की वैल्यू -1 होती जाएगी और ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक n ग्रेटर देन 0 है. जैसे ही n ग्रेटर देन 0 होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी दैट मीन्स n की वैल्यू लेस देन हो जाए, सो ये लूप बंद हो जाएगा. ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने बंद हो जाएंगे. सो हम इसका डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसको ट्रेस करना चाहते हैं बाय यूजिंग मेथड. मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो होगा रिकर्सिव ट्री मेथड. हमारे पास दो मेथड है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट मेथड है रिकर्सिव ट्री और सेकंड होगी इंडक्शन और सब्स्टिट्यूशन मेथड. रिकर्सिव ट्री और सेकंड मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशंस
और इंडक्शन मेथड। Okay, so we have two methods to trace any recursive function: recursive tree method and substitutions or induction method। दोनों मेथड को हम वन बाय वन देखेंगे कि यदि हम वो मेथड इस फंक्शन पे लगाते हैं जो कि रिकर्सिव नेचर का है, तो किस तरह से हम एक ट्री स्ट्रक्चर बना सकते हैं। Recursive tree method. First we will talk about recursive tree method. Recursive tree method में सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो टेस्ट फंक्शन है या जो फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है रिकर्सिवली, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है टेस्ट, और एन आप कुछ भी ले सकते हैं जिसके लिए आप रिकर्सिव ट्री बना रहे हो। सो लेट्स सपोज एन की वैल्यू हम 3 लेते हैं। सो टेस्ट फंक्शन और पैरामीटर हुआ 3। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो कंडीशन यहाँ पर चेक होगी, n इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, n की वैल्यू प्रिंट होगी। सो जो प्रिंटिंग वैल्यू है हम उसको ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पर कंसीडर करेंगे, और जो कॉल्स है उसको हम राइट हैंड साइड पर कंसीडर करते हैं। सो इसको हम इस पैटर्न में बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हम कंसीडर करेंगे प्रिंटिंग, और राइट हैंड साइड पर हम कंसीडर करेंगे रिकर्सिव कॉल्स। सो अगर हम टेस्ट फंक्शन का नेचर देखें तो टेस्ट फंक्शन फर्स्ट n इक्वल टू 3 के लिए कंडीशन ट्रू होगी। इफ n ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स 3 ग्रेटर देन 0 इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट होगी, वो होगी 3, और राइट हैंड साइड पर यह अगेन अपना कॉल करेगा, क्योंकि n प्रिंट होने के बाद टेस्ट n-1 के लिए ये कॉल करेगा अपने आप को। तो रिकर्सिव कॉल है यहाँ पर, और उस कॉल की जो वैल्यू बनेगी वो 3-1 दैट मीन्स 2। सो टेस्ट फंक्शन अगेन कॉल होगा फॉर द पैरामीटर 2। सिमिलरली टेस्ट 2 अगेन कॉल होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, n की वैल्यू 2 होगी, 2 इज ग्रेटर देन 0, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, n की वैल्यू प्रिंट होगी। लेट्स प्रिंट सपोज द वैल्यू 2, और रिकर्सिव कॉल अगेन होगा, और वो वैल्यू बन जाएगी n-1। दैट मीन्स टेस्ट फंक्शन इस बार कॉल होगा पैरामीटर 1 के लिए, बिकॉज 2-1 इज 1। लेट्स चेक द कंडीशन अगेन। टेस्ट फंक्शन ने फिर से अपने आप को रिकर्सिवली कॉल किया, n की वैल्यू यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन ट्रू,
अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ, एन की वैल्यू प्रिंट होगी, सो एन की वैल्यू इस बार प्रिंट होगी 1, और टेस्ट फंक्शन की वैल्यू बनेगी 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो टेस्ट 0। सो अगर हम प्रिंटिंग वेरिएबल देखें तो फर्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 3, सेकंड टाइम इट विल प्रिंट 2 एंड थर्ड टाइम इट विल प्रिंट 1। और जब रिकर्सिव कॉल फोर्थ नंबर पर आता है तो टेस्ट 0 होता है। 0 कॉल्स पर 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स के केस में यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर होगा। ओके, नाउ अब हम इस रिकर्सिव ट्री मेथड से हमने इस फंक्शन का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम इसका टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसका एक कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं कि इस फंक्शन को रन होने में, एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। सो n इक्वल टू 3 के लिए वी कैन से इट्स a unit of time, that is 1. जब टेस्ट पैरामीटर 2 के लिए चलता है, टेस्ट फंक्शन पैरामीटर 2 के लिए चलता है, अगेन इट विल टेक unit of time, that is again 1. For test 1, again it will take the unit of time, that is 1. तो यदि सभी को हम ऐड कर दें तो ये n वेरिएबल्स के लिए n टाइम इसका कॉल होगा, मतलब n यूनिट ऑफ टाइम ये एल्गोरिथम सॉल्व होने के लिए लेगी। सो अगर हमने n इक्वल टू 3 है, अगर हमने n इक्वल टू 3 लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो कॉल्स अगर हम देखें तो कॉल्स होने चाहिए 3 + 1। इसका मतलब है कि n वैल्यू के लिए नंबर ऑफ कॉल्स n + 1 टाइम्स होगा। तो हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इसको फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n अगर सपोज 5 होता तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स अगर आप कैलकुलेट करें तो 5 के लिए 5 + 1, 6 के लिए 6 + 1, इस तरह से n + 1 कॉल्स यहाँ पर आने वाले हैं। इसको हम जो वैल्यू प्रिंट हो रही है 3, 2, 1, यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए हम लोग टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिंटिंग की जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी n की वैल्यू पर। सो फंक्शन अपने आप को कॉल करने में कितना समय लेता है और फंक्शन कितने बार कॉल हो रहा है, दैट इज टू बी आवर कंसिडरेशन इन दिस टॉपिक। सो रिकर्सिव ट्री मेथड में हम जो ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर हम प्रिंटिंग वेरिएबल्स रखते हैं और राइट हैंड साइड पर हम उसके नंबर ऑफ कॉल्स रखते हैं कि वो फंक्शन अपने आप को कितने बार कॉल करता है और हर कॉलिंग पर कितना यूनिट ऑफ टाइम लगता है। इस तरह से हम उसको ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n तक यदि जाते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि n वेरिएबल्स के लिए ये 3 टाइम्स कॉल हो रहा है। सो n + 1, n की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर जो कॉल्स है 3, 2, 1, 0, दैट मीन्स 4 टाइम। सो अगर n की वैल्यू 3 है सो इट विल कॉल n + 1
मतलब 4 टाइम्स। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये अपने आप को कॉल करेगा 5 प्लस 1 टाइम, 6 टाइम। सो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम फंक्शन है, इस एल्गोरिथम का टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स है n प्लस 1 टाइम्स है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n। तो ये हुआ कि किसी भी एल्गोरिथम, अगर आपको कोई एल्गोरिथम गिवन हो, उसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन हो, सो रिकर्सिव फंक्शन को हम किस तरह से ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो रिकर्सिव ट्री मेथड से हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो रिकर्सिव ट्री एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि उसकी डिग्री क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। आप क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी टाइम फंक्शन की वैल्यू आती है वो वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसी न किसी क्लास में बिलोंग करती है। सो ऑर्डर ऑफ एन के लिए हमारे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो सब्जेक्ट है उसमें अगर किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में आती है तो उसको हम नाम देते हैं लीनियर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर टाइम फंक्शन। सो ऑर्डर ऑफ एन को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशंस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें ट्री मेथड के थ्रू हमने जो वैल्यू निकाली थी, जो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस 1, और इस ट्री मेथड के थ्रू जब आपने इस एल्गोरिथम को ट्रेस किया था तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट नोट किए थे कि वेरिएबल्स क्या प्रिंट करता है सो उसका हमें एक रेकरेंस रिलेशन बनाना होता है। फिर उस रेकरेंस रिलेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। तो रेकरेंस रिलेशन बनाने के लिए ये जो टाइमिंग है ये हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। जैसे
void test integer n t of n कंडीशन को हम अवॉइड करेंगे। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा कैपिटल T n-1 और प्रिंटिंग के लिए यूनिट ऑफ टाइम 1 और T n-1 रिकर्सिव कॉल के लिए टाइम लगेगा T of n-1। ओके, सो हमारा पर्पस क्या है? we want to find recurrence relation for the given algorithm। इस एल्गोरिथम के लिए हम एक रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। रेकरेंस रिलेशन की जो टर्म्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T ऑफ n से। क्योंकि यहाँ पे जो T ऑफ n है ये टोटल टाइम है जो एल्गोरिथम लेने वाली है। दैट मीन्स T ऑफ n इज व्हाट? इट इज अ टोटल टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम। कंडीशन को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है क्योंकि कंडीशन चेकिंग में हार्डली यूनिट ऑफ टाइम लगता है और यूनिट मतलब वन मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम यहाँ पर चेक नहीं करते। यदि आप लिखोगे भी तो उसमें उसके कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। दैट इज़ वाई हम कंडीशन को यहाँ पर अवॉइड करते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूनिट ऑफ टाइम लेता है 1 और फंक्शन n आर्गुमेंट के लिए अगर T ऑफ n टोटल टाइम लेता है तो n-1 के लिए जो टोटल टाइम होगा वो Tn-1 होगा। सो मेनली जो टाइम है वो प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए और उसको रिकर्सिवली कॉल करने के लिए लग रहा है, तो इन दोनों टाइम को हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको रिकरेंस रिलेशन को जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होगा। रिकरेंस रिलेशन कैन बी रिटन एज, जो उसके लिखने का पैटर्न होगा फंक्शन f ऑफ n इक्वल टू एक फंक्शन इस तरह से होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी अगर n इक्वल टू 0 हो और T n-1 प्लस 1 अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है। f ऑफ n किसी एल्गोरिथम के टाइम फंक्शन का रेकरेंस रिलेशन f ऑफ n अगर n ग्रेटर देन 0 है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो n ग्रेटर देन 0 के लिए, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है, n ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन ट्रू होगी और स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होते हैं। सो n ग्रेटर देन 0 के लिए इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन बनता है Tn-1 प्लस 1। और n इक्वल टू 0 पर ये एल्गोरिथम कुछ नहीं करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन इफ n ग्रेटर देन 0, इफ n ग्रेटर देन 0 तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं।
इसका मतलब है कि n इक्वल टू 0 पर ये एल्गोरिथम कुछ भी नहीं करती है। सो वी कैन कंसीडर एज अ 1 और कांस्टेंट। कुछ एल्गोरिथम या कुछ बुक्स को यदि आप प्रिफर करोगे तो वहाँ पे c मिलेगा 1 की जगह। सो वी टेक बोथ 1 और c। यदि हम कोई नंबर लेते हैं 1 वो भी चलेगा, और अगर आप कोई कांस्टेंट लेते हैं c तो वो भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 0 पर ये एल्गोरिथम नथिंग टू डू, कुछ नहीं करती है। और n ग्रेटर देन 0 पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन होगा टी एन माइनस वन प्लस वन के जितना होगा। ओके, तो इस तरह से इसका रेफरेंस रिलेशन लिखा जाता है एल्गोरिथम का। और रेकरेंस रिलेशन को लिखा मतलब कैसे ये वैल्यू आई है, तो उसका भी मैं आपको क्लियर करूं कि n ग्रेटर देन 0 पर टी एन माइनस वन प्लस वन कैसे आया है। तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं जो टाइम लगता है टी ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस टी एन माइनस वन। तो जब आप ये दोनों टर्म्स को आप ऐड कर दोगे, टी ऑफ एन इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम 1 प्लस टी ऑफ एन माइनस वन, यदि आप इसको ऐड कर देते हो तो इसका जो टोटल फंक्शन है टाइम फंक्शन टी ऑफ एन इक्वल टू 1 प्लस टी एन माइनस वन। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टी एन माइनस वन प्लस वन फॉर ऑल वैल्यूज एन विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से रेकरेंस रिलेशन लिखा जाता है। अब हम इस रेकरेंस रिलेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज want to calculate time complexity for this recurrence relation by using substitution, or you can say induction method. So अब हम इसमें इंडक्शन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं और इस पर्टिकुलर रेकरेंस रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो रेकरेंस रिलेशन को मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि हम उसको वन बाय वन सॉल्व करें। रेकरेंस रिलेशन इज, जो हमें दिया हुआ है, जो हमने पता किया था, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। सो टी ऑफ एन की वैल्यू हमें पता है, टी एन माइनस वन की वैल्यू हमें नहीं पता है। सो हमें टी एन माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। सो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
अगर टी ऑफ एन की वैल्यू टी एन माइनस वन प्लस वन है, इस इक्वेशन में अगर आप n की जगह n माइनस वन रखते हो गिवन इक्वेशन में, जो रेफरेंस रिलेशन है उसमें अगर आप n की जगह पर n माइनस वन सब्सटीट्यूट करते हो, सो आप इजीली n माइनस वन की वैल्यू निकाल सकते हो। सो n की जगह पर मैं रख देता हूँ n माइनस वन और माइनस वन एज इट इज़, और ये प्लस वन। सो इस तरह से n माइनस वन की वैल्यू जो निकलेगी दैट विल बी t ऑफ n माइनस टू n प्लस वन। सो टी एन माइनस वन की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें रखना है यहाँ पर। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हमारे पास फंक्शन आएगा टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है टी एन माइनस टू प्लस वन। सो लेट्स राइट एन माइनस टू प्लस वन प्लस वन। ये हमें एक रिलेशन देगा टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू। तो फर्स्ट टाइम सब्सटीट्यूशन करने पर हमारे पास वैल्यू आई है टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन माइनस टू प्लस टू। अब इन द सेम वे अब हमें टी एन माइनस टू की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से जो इक्वेशन नंबर वन है उसमें हम सॉल्व करते हैं अगेन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। एन बाय टू हम पुट करते हैं एन बाय टू इन प्लेस ऑफ एन। यदि हम n की जगह पर n बाय टू रखते हैं सो वी कैन इजीली गेट टी एन माइनस टू। सो लेट्स फाइंड टी माइनस टू इक्वल टू टी ऑफ, इक्वेशन नंबर वन आप ध्यान से देखें, ये है इक्वेशन नंबर वन। टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन। हमें n की जगह पर n माइनस टू रखना है। सो टी एन माइनस टू इक्वल टू टी एन की जगह पर n माइनस टू माइनस वन प्लस वन। तो टी एन माइनस टू की जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन। हमारे पास टी एन माइनस टू की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टी एन माइनस टू की जगह पर यहाँ पर। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो होगा टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन माइनस टू की वैल्यू है टी एन माइनस थ्री प्लस वन। टी एन माइनस थ्री प्लस वन, और जो रिमेनिंग टू है वो एज इट इज़। सो यहाँ हमने टी एन माइनस टू की वैल्यू पुट कर दी है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस थ्री
प्लस 3। नाउ इसको यदि हम कंटिन्यू करते चले, सो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास टी ऑफ एन की वैल्यू आई थी। स्टार्टिंग हमने किया था टी एन माइनस वन प्लस वन से, फिर हमने n की जगह n माइनस वन रखा तो हमारे पास वैल्यू आई टी एन माइनस टू प्लस टू। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया, फिर हमारे पास वैल्यू आई टी ऑफ एन इक्वल टू टी एन माइनस थ्री प्लस थ्री। सो यहाँ पर आपको सिमिलरिटीज मिल सकती है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव एंड सो ऑन। और यहाँ पर भी आप सीक्वेंस देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू। सो ये स्टेटमेंट जो सब्स्टिट्यूशंस है वो कंटिन्यू होगा। हम मान सकते हैं कि वो k टाइम्स तक चलता है। इट इज कंटिन्यू फॉर k टाइम्स। सो एज्यूम दैट कंटिन्यू k टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ ये जो 3 है n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। सो ये जो 1 2 3 4 है ये k टाइम चलता है। सो वी कैन राइट n माइनस k टाइम। और जो 1 2 3 4 है यहाँ पर जो n माइनस वन प्लस वन, n माइनस टू प्लस टू, n माइनस थ्री प्लस थ्री, सो इट विल ऑल्सो कंटिन्यू फॉर k टाइम्स। तो नंबर कन्वर्टेड k टाइम्स। k वो वैल्यू है जो हम ये पता करना चाहते हैं कि कितने बार तक चलेगी, और तो k टाइम्स तक ये चलेगी। मैक्सिमम उसका जो इटरेशन है वो ये बताता है k वैल्यू। नाउ एज्यूम दैट सपोज ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, कभी ना कभी तो ये रुकेगा। ये जो रेफरेंस रिलेशन है n ग्रेटर देन जीरो पर कंटिन्यू है, तो n लेस देन जीरो पर या n माइनस के इक्वल टू जीरो पर ये स्टॉप होगा। सो लेट्स एज्यूम दैट इट विल स्टॉप इक्वल टू एट जीरो। सो ये जीरो कंडीशन पर या जीरो वैल्यू पर ये स्टॉप होता है। सो n माइनस के इक्वल टू जीरो हम एज्यूम करके चलते हैं। सो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालते हैं, n इक्वल टू के। n की वैल्यू k निकालने के बाद हम इसका सब्स्टिट्यूशंस हमारी k वाली टर्म्स में रखते हैं। चाहो तो आप इसको इक्वेशन दे सकते हो, और n इक्वल टू के आपको यहाँ रखना है। k की जगह पर आपको n रखना है। इसको आप इक्वेशन सपोज a दे दो, और आप नीचे चाहो तो मेंशन कर दो। ओहो, ओके, मैं यहाँ करता हूँ इसको। सो t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ n माइनस के टाइम्स चलने पर ये हमारे पास रिलेशन आया था। ये इक्वेशन नंबर हम a दे देते हैं। n माइनस के इक्वल टू ज़ीरो जो हमने एज्यूम किया था, सो n इक्वल टू के और k इक्वल टू n पुट इन इक्वेशन a। हम इसको इक्वेशन a में रख लेते हैं। सो हमारे पास एक रिलेशन आएगा t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ k की जगह आपको n रखना है। सो n माइनस n प्लस k की जगह हमें n रखना है, सो n। सो t ऑफ n इक्वल टू t ऑफ ज़ीरो प्लस n। तो रेफरेंस रिलेशन जब हमने बनाया था तब वहाँ से आपको वैल्यू देखना है कि t ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या थी। t ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या थी वो आपको कहाँ से पता चलेगा, इस रेफरेंस रिलेशन से, कि n इक्वल टू ज़ीरो पर ये वैल्यू वन बनाता है।
क्योंकि एल्गोरिथम कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन है वो n ग्रेटर देन 0 पर है। सो n इक्वल टू 0, दैट मीन्स t ऑफ n इक्वल टू 0 पर 1 आंसर है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं t ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और n एज इट इज़। सो इस तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है 1 प्लस n। इसका मतलब है कि जो रेकरेंस रिलेशन है जो बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने हैं, सो n प्लस 1 टाइम्स ये कॉल करता है। जैसे मैंने बताया था एल्गोरिथम में कि यदि हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये एल्गोरिथम n प्लस 1 कॉल करती है, 3 प्लस 1 4 टाइम्स। वो मैंने आपको ट्री में समझाया था। इस तरह से यदि n इक्वल टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पर 4 होते हैं। अगर n की वैल्यू 5 होती है तो यहाँ पर टोटल कॉल्स 5 प्लस 1 6 होंगे। सो हमने ट्री मेथड से भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करी, ऑर्डर ऑफ n आई थी और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स n प्लस 1 टाइम्स थे। इसी तरह से हमने उसको इंडक्शन मेथड को यूज़ किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया और फिर हमने ऑर्डर ऑफ देखा तो ऑर्डर ऑफ इसका वापस से कितना आया है। सो ऑर्डर ऑफ n, जो नंबर ऑफ कॉल्स ऑर्डर ऑफ n, इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉल्स n प्लस 1 टाइम। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n। यहाँ से 1 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और n को हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ n। इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केस में सेम आनी जरूरी है क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक ही एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे हैं। बट हम दो मेथड से यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमने ट्री मेथड यूज़ किया था जो हमें बताती है कि किस तरह से ट्री मेथड को यूज़ करके रिकर्सिव कॉल को ट्रेस करते हुए आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। और इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी और जो इंडक्शन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा कि वो दोनों सेम है, दोनों ही लीनियर क्लास को बिलोंग करती है। यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं बोथ आर बिलोंग्स टू लीनियर क्लास। लीनियर क्लास टाइम फंक्शन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ वापस से ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास दो टास्क थी, हमें एक एल्गोरिथम गिवन थी और हम उस एल्गोरिथम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना चाहते थे। हमारे पास दो मेथड है, या तो हम रिकर्सिव ट्री मेथड को यूज़ करके ये जो एल्गोरिथम गिवन है उसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, और दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन या इंडक्शन मेथड। पहले हमने रिकर्सिव ट्री मेथड अप्लाई किया। रिकर्सिव ट्री मेथड को अप्लाई करने के लिए हम कोई ना कोई n की वैल्यू लेते हैं। इस फंक्शन में n की वैल्यू हमने 3 रखी। टेस्ट फंक्शन 3 पैरामीटर के लिए कॉल हुआ। फर्स्ट टाइम n ग्रेटर देन 0 मतलब 3 ग्रेटर देन 0 था, कंडीशन ट्रू थी। n वैल्यू प्रिंट हुई, हमने लेफ्ट हैंड साइड पर प्रिंटिंग को मैनेज किया हुआ है। सो 3 प्रिंट हुआ और फिर ये फंक्शन tn-1 के लिए कॉल हुआ। सो tn-1 का मतलब होता है टेस्ट 2, 3-1 2। सो टेस्ट फंक्शन 2 पैरामीटर के लिए कॉल हुआ, वापस से कंडीशन चेक होती है,
2 इज ग्रेटर देन 0, वैल्यू 2 प्रिंट होती है, और टेस्ट 2 वापस से डिक्रीमेंट होता है n-1 के लिए, सो 2 - 1 1, टेस्ट 1 फिर से कॉल होता है, 1 प्रिंट होता है, और 1 - 1 टेस्ट 0। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स यदि हम देखें तो यहाँ पर 4 होता है, राइट। अब क्योंकि n वैल्यू के लिए ये चलता है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं n+1 कॉल्स है। टोटल इसकी जो ऑर्डर निकलेगा, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा, ये रहेगा ऑर्डर ऑफ n, और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स अगर देखें तो ये होंगे n+1। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा एक लीनियर क्लास को बिलोंग करेगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। फिर इसी एल्गोरिथम को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेजर करना चाहते हैं कि कितनी होती है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें रिकरेंस रिलेशन बनाना होता है। रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा? तो जो भी एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम का जो मेन फंक्शन होगा, मतलब जो फंक्शन का नाम होगा जिसमें n पैरामीटर आ रहा होगा, वहाँ पर हम लिखेंगे t ऑफ n। वैसे हम टाइम फंक्शन को f ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम रेकरेंस रिलेशन निकालते हैं, और रेकरेंस रिलेशन बताता है कि टोटल टाइम फंक्शन ने कितना लिया है, उसको हम उस टोटल टाइम को t ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेकरेंस रिलेशन यहाँ पर n आर्गुमेंट के लिए बना t ऑफ n। प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूनिट ऑफ टाइम लेता है, तो हम इसको लिखेंगे 1। टेस्ट n-1, अगर n के लिए t ऑफ n टाइम है तो n-1 कॉलिंग के लिए t ऑफ n-1 टाइम लगेगा। जब हम इस सभी चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन बनता है, जो होगा t ऑफ n इक्वल टू tn-1 + 1। रेकरेंस रिलेशन को लिखने का एक पैटर्न होता है, वो रेकरेंस रिलेशन हम किस तरह से लिखते हैं। उसका तरीका होता है ये कि फंक्शन f ऑफ n ग्रेटर देन 0 पर उसकी जो टोटल टाइम है वो है tn-1 + 1, और n इक्वल टू 0 पर एल्गोरिथम नथिंग, कुछ नहीं कर रही, तो 1 लिखते हैं। अब हम इस रेकरेंस रिलेशन में जहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशन हो रहा है n ग्रेटर देन 0 पर, उस रिलेशन को पिकअप करते हैं और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देते हैं। तो हमने वही किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने स्टार्ट किया। हमारे पास रेकरेंस रिलेशन था t ऑफ n इक्वल टू tn-1 + 1, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया। इसमें हम tn-1 की वैल्यू रखना चाहते हैं, बट हमारे पास तो t ऑफ n की वैल्यू है, सो t ऑफ n से हम n की जगह पर n-1 को रखते हैं और t ऑफ n-1 की वैल्यू निकालते हैं। t ऑफ n-1 की वैल्यू हमारे पास आती है tn-2 + 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में tn-1 की जगह पर रखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आती है t ऑफ n इक्वल टू tn-2 + 2। इसी तरह से अगेन हमारे पास tn-2 की वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास t ऑफ n की वैल्यू है। सो n की जगह पर अगर हम n-2 रख दें तो हम सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है t ऑफ n-2 की tn-3 + 1, और इस वैल्यू को उठाकर आप यदि यहाँ रख देते हो तो हमारे पास वैल्यू आती है t ऑफ n इक्वल टू tn-3 + 3। इससे हमें एक ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाता है कि अगला सीक्वेंस क्या होगा। सो tn-1 + 1, tn-2 + 2, 3n-3 + 3। सो अगला सीक्वेंस होना चाहिए tn-4 + 4, उसके बाद tn-5 + 5 एंड सो ऑन। सो जिस तरह से t ऑफ n-1 ये सब वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीमेंट होती चली जा रही है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो वैल्यू 0 होगी। तो हम मान सकते हैं कि वो वैल्यू k है जो k टाइम्स के बाद वैल्यू 0 करेगा। सो हम एक एजम्पशन लेते हैं, एक एजम्पशन मानते हैं कि k की वैल्यू कब 0 हो सकती है, मतलब k टाइम्स के बाद वो वैल्यू 0 होगी। सो n - k टाइम के बाद वो वैल्यू 0 होगी। सो n - k को हम 0 मान लेते हैं, यहाँ से n इक्वल टू k निकलता है, k की वैल्यू n बनती है, और इसको हम इक्वेशन a में रख देते हैं। इससे हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है t ऑफ n इक्वल टू 1 + n या t ऑफ n इक्वल टू n + 1।
जो हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितने लगेंगे। सो आंसर है n+1 कॉल्स। इससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, और हमें कांस्टेंट को छोड़ना होता है। और जो n है वो उससे हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे ऑर्डर ऑफ n, जो कि लीनियर क्लॉज को बिलोंग करती है। तो इस तरह से हम दोनों मेथड को अप्लाई करके किसी भी एल्गोरिथम का रिकरेंस रिलेशन बना सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। एक 5 मिनट का टॉपिक और मैं लेता हूँ जिससे यूनिट हमारी फिनिश होती है आज। यूनिट नंबर 1 हमारे सिलेबस में टॉप डाउन अप्रोच है। आप सभी सी पढ़ चुके हो तो आपको क्लियर होगा टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच की बात अगर हम करें तो टॉप डाउन अप्रोच जो टॉप से बॉटम की ओर मूव करती हो। A top down approach is also known as stepwise design, where an overview of the system is formulated without having details of any part. Subpart of the main function refined in same fashion. टॉप डाउन अप्रोच होती क्या है? यदि हमारे सी में आपने देखा हो कि सी के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का नेचर क्या होता है, तो हम सी का प्रोग्राम यदि हम समझने का ट्राई करें तो मेन फंक्शन सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाते हैं, कुछ फंक्शन को डिफाइन करते हैं मतलब डिक्लेयर करते हैं, फिर उस फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं। यदि आप एक स्ट्रक्चर समझे तो मेन फंक्शन सबसे टॉप में होता है और यहाँ पर कुछ फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है। फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड सो ऑन, फंक्शन 3। इस तरह से आप n नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हो, फिर हर एक फंक्शन की डेफिनेशन देते हो। सो अगर आपका एग्जीक्यूशन टॉप से स्टार्ट होता है और बॉटम की ओर मूव करता है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आप सोचते हो या कोई भी एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम आप पिकअप करते हो और उसके लिए आप एक प्रोग्राम बनाते हो। सो आपका जो सोचने का तरीका होता है वो होता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को स्प्लिट कर दो छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में। जैसे आपने एक मेन फंक्शन के अंदर जो एक मेन प्रॉब्लम आप डिस्कस करने वाले हो उसको आप अलग अलग फंक्शन में बनाना चाहते हो। यहाँ पे जो फंक्शन है ये इस बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये 3 फंक्शन इस बड़ी प्रॉब्लम को 3 अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर एक मेन टास्क 3 अलग अलग सब टास्क में डिवाइड हो जाए, वापस से जो 3 टास्क है यदि आपको लगती है कि ये फर्दर डिवाइड हो सकती है तो फिर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हो। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो एक हायरार्की बनेगी। उस हायरार्की में एक टॉप पोजीशन होगी, बॉटम पे उसके सब पार्ट्स होंगे, वापस से बॉटम में उसके सब पार्ट्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन।
और इसका जो कंट्रोल होगा वो टॉप से बॉटम की ओर मूव करेगा, ना कि बॉटम से टॉप की ओर। सो यदि आप सी प्रोग्राम्स को आप यदि एज्यूम करें तो आप समझ सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो पहले टॉप में जो मेन फंक्शन है वह एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वन बाय वन जितने फंक्शन आपने डिक्लेयर किए हैं वह एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होते हैं, और फिर फाइनली मेन क्लोज होता है। राइट, स्टैक के अंदर सबसे पहले मेन फंक्शन ही आता है, उसके बाद जैसे जैसे फंक्शन कॉल होते चले जाएंगे स्टैक के अंदर वो फंक्शंस की लेयर बननी स्टार्ट होती है, और फंक्शन अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टैक से उस लेयर को हटा देता है। सो फंक्शन कभी भी मेमोरी स्पेस नहीं कंज्यूम करते, वो केवल एक लेयर बनाते हैं, और उनका एग्जीक्यूशन जब तक चलेगा तब तक स्टैक में उसकी लेयर होगी। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन फिनिश होगा उसकी लेयर फिनिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टॉप डाउन अप्रोच है, थ्योरेटिकल अप्रोच है, आप इसको थ्योरी में पढ़ सकते हो नेट से थोड़ा सर्च करके। मैंने आपको जस्ट हिंट दिया है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। आप कोई भी एक सी का प्रोग्राम लें और उसको टॉप से लेकर बॉटम तक एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। जिस अप्रोच से आप आगे बढ़ोगे उस अप्रोच का नाम ही टॉप डाउन अप्रोच होगी, क्योंकि आप कभी भी मेन फंक्शन पहले एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद वन बाय वन सभी फंक्शन की कॉलिंग्स करोगे, और फाइनली मेन क्लोज होगा। पहले सभी फंक्शन क्लोज होंगे, एट लास्ट मेन क्लोज होगा। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पर होता है एंड ऑफ यूनिट 1। नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे हम लोग रिवीजन क्लास रखेंगे। सैटरडे विल बी रिवीजन क्लास, और उस रिवीजन क्लास में जो टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी स्टूडेंट इसको अटेंड करने में इंटरेस्टेड हो, उस दिन मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, आप लोग क्लिक करना और ज्वाइन करना और अपने डाउट को क्लियर करना। इसके अलावा जो भी डाउट हो तो उस समय इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद आप अपने डाउट भी रख सकते हैं। ओके, अभी आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। नो सर। बाकी सभी को क्लियर होगा आज क्या टॉपिक चला है। मैं एक बार फिर से आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ जो हमने टॉपिक आज चलाया है। हम किसी रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस कैसे कर सकते हैं, एक रिकर्जन किस तरह से फंक्शन में होता है, अगर किसी फंक्शन में रिकर्जन है तो उसके रिकर्सिव कॉल्स को हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन को ट्रेस करने के बाद हमारे पास जो ऑर्डर आता है उसके बेस पर हम एक रेकरेंस रिलेशन कैसे बनाते हैं। रेकरेंस रिलेशन बनाने के बाद हम उस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। राइट, दैट वाज आवर टॉपिक, how to trace recursive function, how to solve recurrence relation. Fine, so मैं close करता हूँ। Thank you so much. जी, thank you sir. Bye.